हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। गाइस, आज से हम सीटेट में पूछे जाने वाले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जा रहे हैं सीडीपी को लेकर, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को लेकर, आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट पोस्टपोन हो चुका है, डिले हो चुका है। तो गाइस, कम से कम आपके पास 45 टू 60 डेज हैं अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए। जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करने के लिए, और जिन्होंने अभी तक किसी कारणवश अपनी तैयारी नहीं कर पाए थे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एक एक स्टेप मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। और आई होप ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। लास्ट में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गाइस कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें बच्चों का विकास किस तरीके से हुआ है, इस बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे गाइस साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी जो शब्द है गाइस, वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब क्या होता है गाइस? सोल, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ सोल क्या कहलाता है गाइस? साइकोलॉजी कहलाता है। ये बात किसने कही कि स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी? ये बात कही है एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल एंड प्लेटो ने ये बात कही है कि जो स्टडी ऑफ सोल है वो क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी टर्म जो है वो फर्स्ट टाइम रुडोल्फ गोकेल के द्वारा दिया गया था। जो साइकोलॉजी टर्म है गाइस, वो किसके द्वारा दिया गया था? रुडोल्फ गोकेल के द्वारा ये फर्स्ट टाइम ये वर्ड दिया गया था। ये जो टर्म है फर्स्ट टाइम दिया गया था। फिर बात आती है गाइस कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर उसके बाद अपना माइंड, फिर उसके बाद अपनी कॉन्शियसनेस, एंड देन सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले सोल की स्टडी की जाती थी, फिर उसके बाद माइंड की जाने लगी, फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस की जाने लगी, एंड देन सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। तो सोल की बात किसने कही गाइस? एरिस्टोटल एंड प्लेटो। माइंड की बात कॉन्शियसनेस और बिहेवियर, ये सब बातें अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी गाइस। जिसमें जो सोल है वो एरिस्टोटल और प्लेटो के द्वारा, माइंड की बात पोम्पोनोजी द्वारा, ये सब अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा कही गई है। सॉरी गाइस, साइंटिस्ट नहीं, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आएगा। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा की गई है। ये पोम्पोनोजी थे, ये एरिस्टोटल थे जिन्होंने सोल के बारे में बताया। कॉन्शियसनेस के बारे में विलियम वुंट द्वारा बताया गया गाइस, विलियम वुंट द्वारा। और उसके बाद बिहेवियर की बात जेबी वॉटसन ने की, जिन्हें हम फादर कहते हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है गाइस? जेबी वॉटसन को। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सी टेट के साथ साथ गाइस ये एमपी टेट, यूपी टेट जैसे कई टीचिंग एग्जाम्स में सीडीपी का बहुत ज़्यादा रोल है। सी टेट में आपको 30 नंबर में सीडीपी और बाकी के मार्क्स में पेडागोजी देखने को मिलता है। हर सेक्शन, हर
जो सब्जेक्ट है उसमें 15 मार्क्स का कंटेंट होता है और 15 की पेडागोजी होती है, और 30 मार्क्स का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है। उसके बाद गाइज एमपी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, DSSB, KVS, सारे एग्जाम्स में जो CDP है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। DSSB में जो प्राइमरी लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है उसमें 100 मार्क्स का CDP पूछा जाता है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो गाइज हम सारे कंसेप्ट्स एक एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। जो लोग पहली बार भी अगर इसको पढ़ रहे हैं और अभी अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में है, मतलब BEd कर रहे हैं या DLEd वगैरह कर रहे हैं, अगर वो अभी से भी अपनी तैयारी शुरू कर देंगे गाइज, तो हो सकता है जो दिसंबर या फिर थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम डिले हो गया है, तो दिसंबर या फिर आपको 2021 मतलब 2021 की स्टार्टिंग में आपको CTET देखने को मिल जाए, तो उसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो गाइज अब हमने क्या पढ़ा कि जो सोल है, सबसे पहले उसने अपनी सोल खोई, देन माइंड, देन कॉन्शियसनेस एंड सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। ये तो बिल्कुल बेसिक सा था क्योंकि इसमें साइकोलॉजिस्ट के नेम थे। साइकोलॉजिस्ट के नेम जो है गाइज वो यूपी टेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। CTET में फैक्चुअल क्वेश्चन की जगह कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो होते हैं गाइज जहाँ पर कंसेप्ट्स पूछे गए हों, जहाँ पर केवल आपको डेफिनेशन नहीं, ना कि साइकोलॉजिस्ट के नेम, बल्कि आपको बताना पड़ता है अपने दिमाग से सोचकर कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई होगी। तो गाइज अभी हमने ये पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फादर ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। विलियम वुंट कौन है गाइस? फादर ऑफ साइकोलॉजी है। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के फादर भी कहा जाता है विलियम वुंट को। इन्हीं को सबसे पहले श्रेय दिया जाता है जिन्होंने साइकोलॉजी जैसे विषय को प्रयोगशाला में पहली बार यूज करा था, मतलब इसकी लैब बनवाई गई थी। फर्स्ट लैब खोली गई थी लिप्जिग, जर्मनी में 1879 में। किसके द्वारा खोली गई थी गाइज? विलियम वुंट द्वारा। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो फर्स्ट साइकोलॉजी लैब है वो SN सेन द्वारा 1916 में कोलकाता में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी गाइस? कोलकाता में। विलियम वुंट ने जो लैब है वो सबसे पहले कहाँ खोली थी? सबसे पहले विलियम वुंट द्वारा लिप्जिग, जर्मनी में सबसे पहले साइकोलॉजी की लैब खोली गई। इसके बाद अगर इंडिया की बात की जाए तो SN सेन आते हैं गाइस, जिन्होंने कोलकाता में 1916 में खोली थी। यूपी टेट में आपके गाइस ये जनक बहुत पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कौन है, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कौन है, इस तरीके से। और सीटेट में क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू फैक्चुअल क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे गाइस कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है। डेवलपमेंट गाइस आपने देखा है कि जब हमारा जन्म होता है तो हमें ढंग से शब्द मतलब बोलना भी नहीं आता है, फिर हम धीरे धीरे कुछ माँ बाप इस तरीके से कुछ वर्ड्स निकालते हैं, फिर हम एक शब्द बोलना सीखते हैं, फिर दो शब्द, फिर हम सेंटेंसेस बोलना सीखते हैं, और धीरे धीरे 5-6 वर्ष के आते आते हमारी जो लैंग्वेज पर पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, मतलब हम बहुत अच्छे से बोलना सीख जाते हैं। तो गाइज ये क्या है? ये डेवलपमेंट ही है। हमारी जो ग्रोथ है, मतलब जैसे हमारा जब हम हुए थे
तो हमारी हाइट अलग थी। अब जब हम 15 साल के, जब हमारी हाइट अलग हुई, जब हम आज 20 साल के हैं तो हमारी हाइट कुछ अलग है। तो गाइज इसी तरीके से क्या होता है, डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती है ग्रोथ और मैचुरेशन। ग्रोथ और मैचुरेशन ये पूरा गाइज डेवलपमेंट है, और इसी के अंतर्गत आती है ग्रोथ, मैचुरेशन। मैचुरेशन जो है गाइज वो आपकी हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से। ये किससे रिलेटेड होती है, हेरिडिटी से। डेवलपमेंट और ग्रोथ में गाइज आप लोगों ने डिफरेंस पढ़े होंगे, लेकिन जो मेजर डिफरेंस वो ये है कि ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो। ग्रोथ को क्या कर सकते हो गाइज, आप मेजर कर सकते हो, इट कैन बी मेजर्ड। लेकिन डेवलपमेंट को आप असेस कर सकते हो। डेवलपमेंट कैन बी असेस्ड, आप इसे मेजर नहीं कर सकते। हमारी समझ कितनी विकसित हुई है, जब हम 5 साल के थे तब हमारी समझ क्या थी, जब हम 10 साल के हुए, जब हम 15 साल के हुए, और आज हम जब 20 साल के हैं तो हमारी समझ क्या है वो बताता है डेवलपमेंट। और इसे हम केवल असेस कर सकते हैं, ना ही हम मेज़र कर सकते हैं कि हम में कितनी समझ विकसित हुई है। लेकिन जो ग्रोथ है, जब हम छोटे थे तब हम 2 फुट के होंगे, फिर थोड़े बड़े हुए देन हम 4 फुट के हुए, और आज हम 5 फीट के हैं। तो इस हिसाब से गाइज जो ग्रोथ है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, डेवलपमेंट हम असेस कर सकते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज पर पकड़ है वो कितनी अच्छी विकसित हुई है। और जो हमारा, लेकिन हम वज़न जो है वो हम मेज़र कर सकते हैं, जो हमारी ग्रोथ है वो हम मेज़र कर सकते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस है गाइज वो यही है कि डेवलपमेंट को असेस किया जा सकता है और ग्रोथ को मेज़र किया जा सकता है। दूसरा जो डिफरेंस है इनके बीच, कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है गाइज, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी नहीं रुकती है, ये वूम टू टूम चलती है। मतलब जन्म से लेके गर्भावस्था से लेके कब्र तक चलती है, वूम टू टूम जाती है। लेकिन जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। अप्रॉक्स 18th एज, मतलब 18 साल की उम्र तक लगभग ग्रोथ रुक चुकी होती है, रुक जाती है। मतलब जो हम 5 फुट के, अगर हम 18-19 साल, 17-18 साल के बीच में हैं तो फिर हम अपने जीवन भर उतने ही रहेंगे, वो नहीं बढ़ते हैं। तो गाइज याद रखिएगा कि जो डेवलपमेंट है उसको असेस किया जा सकता है, और जो ग्रोथ है उसको मेज़र किया जा सकता है। उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि गर्भ से लेके कब्र तक चलती है, और जो ग्रोथ है वो एक स्टेज पर आकर रुक जाती है। तो ये मेन डिफरेंस हुआ ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच। अब हम पढ़ते हैं गाइज कि जो डेवलपमेंट है वो किसका प्रोडक्ट है। क्या पढ़ेंगे अब हम, जो डेवलपमेंट है वो किसका प्रोडक्ट है गाइज, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। हेरिडिटी मतलब जो हमको जीन से मिलता है, जो हमारे इनहेरिट होता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर से जो भी हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। एनवायरनमेंट क्या है गाइज, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हम जहाँ पर रहते हैं, चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट में आता है। तो गाइज इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जो डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वो केवल इन दोनों का प्रोडक्ट है। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, सीटेट का तो इतना फेवरेट क्वेश्चन है ना ये, कि बहुत ज़्यादा। ये जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर ये पूछ ले सकते हैं कि ये है, ये है, ये है, या फिर ये है।
तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। अब गाइस इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो जो भी हमें हमारे पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं, जैसे हमारी आई का कलर हुआ, हमारे हेयर का कलर हुआ, ये सब कुछ हेरिडिटी है। लेकिन गाइस जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो जो हमारी सराउंडिंग्स होती है, मतलब चारों तरफ का जिस तरीके का माहौल है, हमारी अपब्रिंगिंग भी वैसी होगी। अगर हमारे पेरेंट्स रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब हम लोग रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो गाइज आपने देखा होगा कि जो रिच फैमिली के जो बच्चे रहते हैं उनका अच्छे स्कूल में एडमिशन होता है, उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो थोड़ी सी अलग प्रकार की होती है। लेकिन जो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट्स हैं या जो थोड़े से गरीब होते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग थोड़ी सी अलग होती है। उनको ना ही प्रॉपर एजुकेशन मिल सकती है, तो वो उनका जो बोलने चालने का तरीका होता है, उठने बैठने का जो तरीका रहता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो गाइज हम लोगों को मेन बस यही समझना है, ये सब एक एग्जाम्पल था, तो आप इसको एज अ निगेटिव मत लीजिएगा, बस ये एक एग्जाम्पल है, समझाने का तरीका है। बाद बाकी अगर कोई पढ़ने में अच्छा है तो ना वो गरीब ना वो अमीर, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक समझाने का तरीका है गाइज कि अगर दो ट्विंस भी हैं, ट्विंस मतलब जो एक माँ बाप के ही बच्चे हैं, लेकिन अगर उनको अलग अलग फैमिली में उनकी अपब्रिंगिंग की जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, क्योंकि हेरिडिटी अपना रोल प्ले कर चुकी है। जो 9 महीने जो बच्चा उसकी माँ के गर्भ में रहा है, जो भी उसको जीन्स मिलने थे वो तो मिल चुके हैं। अब जो उसकी अपब्रिंगिंग है, जो उसका पालन पोषण है, वो एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। जिस तरीके से देखा होगा कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी आगे जाके कुछ गलत कर लेते हैं या गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो वो एनवायरनमेंट है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। आप खुद भी देखिए कि जो आज आप खुद हैं वो किसका नतीजा है, आपके पेरेंट्स के दिए हुए जो जीन्स हैं उनका, और जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं उसका। तो गाइज यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। यहाँ पर ये डिबेट अभी तक भी चल रही है कि हेरिडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या एनवायरनमेंट, तो अभी तक ऐसा कोई निकल कर नहीं आया है परिणाम। ना हम ये कह सकते हैं कि 50-50% है, ना ही हम कह सकते हैं कि 40-60, ना ही 60-40, इस तरीके से हम कुछ नहीं कह सकते। बस ये है कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वो सेम रोल प्ले करते हैं हमारे विकास में। हम किस तरीके का हमारा विकास हो रहा है, ये सब कुछ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर डिपेंड होता है। अब गाइस नेचर और नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर, ये डिबेट हमेशा चलती रही है गाइस कि कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट पे। तो नेचर क्या है गाइस? हेरिडिटी, इट्स रिलेटेड टू हेरिडिटी, और नर्चर जो है वो एनवायरनमेंट है। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा चुका है गाइस कि जो नेचर है वो किसके लिए स्टैंड करता है? हेरिडिटी के लिए। और जो नर्चर है, जिस तरीके से पालन पोषण हो रहा है, आप इस तरीके से नर्चर से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग साउंड है नेचर नर्चर, भूल सकते हैं, तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं गाइस कि जो नर्चर है वो क्या है? नर्चर मतलब पालन पोषण करना, तो वो कहाँ से होगा? एनवायरनमेंट से, क्योंकि हेरिडिटी तो नेचर है, मतलब हम कहते हैं ना उसका नेचर तो बिल्कुल बहुत रूड है, वो चेंज नहीं हो सकता, तो आप उसको रिलेट कर सकते हो हेरिडिटी से। ये केवल एग्जाम्पल समझाने के लिए गाइस, क्योंकि इस तरीके से अगर एग्जाम्पल दिए जाते हैं तो वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई उसका नेचर तो बिल्कुल अडिग है, वो उसका चेंज नहीं हो सकता नेचर, मतलब हेरिडिटी। क्योंकि आपको पता होगा कि जो जीन्स हम गर्भाधान के समय हमें मिल गए हैं हमारे पेरेंट्स से, अब वो चेंज नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो, अब उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब बहुत सी टेक्निक्स ऐसी हो गई हैं कि वो भी चेंज किए जा सकते हैं, बट एक आम आदमी के लिए वो बस की बात नहीं है कि वो इजीली चेंज करेगा। जैसे बुक्स, हम एक स्टेशनरी शॉप से जाकर बुक्स चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, तो हम अपने जीन्स चेंज नहीं कर सकते ना। इस तरीके से कहा जाता है कि जो नेचर है वो हेरिडिटी है और जो नर्चर है वो एनवायरनमेंट स्टैंड करता है। अब
हेरिडिटी से बात आई है गाइस, तो हम थोड़ा सा जीन्स समझ लेते हैं। जीन्स वो है जो हमारे अंदर, जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, एंसेस्टर्स से जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर है वो लाता है। उसके बाद आती है गाइस क्रोमोसोम की बात, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये साइकोलॉजी में भी पूछा जा रहा है, साइंस में तो पूछा ही जा रहा है। 46 क्रोमोसोम है और 23 पेयर्स हैं। ये मैं साइंस वाले सेशन में आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर और समझ लीजिए। फिर उसके बाद जो 22 पेयर्स हैं वो ऑटोसोम्स हैं, और जो 23rd पेयर है वो कहलाता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, मतलब लिंग गुणसूत्र। इसमें जो गर्ल है, जो आपकी फीमेल है, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं। तो जो Y क्रोमोसोम है वो लिंग निर्धारण का काम करता है। साइकोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइज, एक तो ये कि 23 पेयर्स वाला क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्रोमोसोम वाला पूछा गया है कि Y क्रोमोसोम, एक पूछा गया है जो पिता हैं वो लिंग निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से गाइज ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। आज हमने क्या क्या बात कर ली गाइज, एक तो हमने यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर ली, हेरिडिटी की बात कर ली, एनवायरनमेंट की बात करी, ग्रोथ मैच्योरेशन की बात की, और जो मेन इसके फाउंडर हैं, मतलब फादर हैं साइकोलॉजी के, वो बात करी। तो अब एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक, क्योंकि आज पहला दिन है सीटेट और एमपीटेट यूपीटेट जैसे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाने में जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी लेकर आए, उसका आज फर्स्ट डे है। तो गाइस सेशन बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, और आपका जो जिस तरीके से आपका फीडबैक आएगा उसी के बाद ये सीरीज़ आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये पहला दिन है। तो इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग मुझसे कितना रिलेट कर पा रहे हैं, मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, आप कितना समझ पा रहे हैं उस चीज़ को। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस पर और वीडियोस चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाइज़ अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा हर सेशन का गाइज़, जो भी हम 10 से 15 मिनट पूरे सेशन में पढ़ते हैं, उसका 5-7 मिनट में हम क्विक रिवीजन करते हैं। उस हर सेशन में हम यही करते हैं, चाहे आपका साइंस का हो, और अब चूंकि चाइल्ड डेवलपमेंट का शुरू हो गया है तो इसमें भी हम यही करेंगे। हमने क्या पढ़ा गाइज़, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी मतलब साइकोलॉजी वर्ड। जो साइकोलॉजी वर्ड है साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना होता है। साइकी आपका स्टडी, साइकी आपका सोल होता है, लोगोस स्टडी है, मतलब स्टडी ऑफ सोल है। ये एरिस्टोटल एंड प्लेटो द्वारा ये बात की गई। रुडोल्फ गोकेल के द्वारा साइकोलॉजी टर्म फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। फिर उसके बाद गाइज हमने बात की कि सबसे पहले साइकोलॉजी ने अपनी सोल खोई, देन माइंड, देन कॉन्शियसनेस एंड सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। तो जो सोल की बात कही वो एरिस्टोटल एंड प्लेटो ने कही। फिर उसके बाद माइंड की बात पोम्पोनोजी के द्वारा की गई। फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस की बात की गई जो कि विलियम वुंट द्वारा की गई। एंड देन बिहेवियर की बात की गई जो जेबी वॉटसन के द्वारा की गई। जेबी वॉटसन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहलाते हैं। फिर विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब लिप्जिग जर्मनी में खोली थी 1879 में। एसएन सेन 1916 में कोलकाता में इनके द्वारा फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजी लैब खोली गई। बात हमने की फिर डेवलपमेंट की। इसे असेस किया जाता है, मेजर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि आपकी समझ कितनी विकसित हुई है, और जो वजन है या जो ग्रोथ है उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड डेवलपमेंट कैन बी असेस्ड। आकलन कर सकते हैं, असेस्ड मतलब आकलन। फिर उसके बाद गाइज हमने पढ़ा कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वूम टू टूम जाता है, मतलब गर्भाधान से गर्भावस्था से लेकर बिल्कुल कब्र तक, जब तक हम जिंदा हैं हमारा डेवलपमेंट होता रहेगा। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। लैंग्वेज की पकड़ पर कह लीजिए, जैसे फर्स्ट डे जो वीडियो बनी थी गाइज वो थोड़ा सा अलग रहेगा।
फिर 4 दिन बाद की वीडियो, 1 महीने बाद की वीडियो और 1 साल के बाद की वीडियो में खुद डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब इस तरीके से ये एक डेवलपमेंट है, हर चीज़ में सुधार होता है। आपकी लैंग्वेज पर पकड़ है, आपकी किसी सब्जेक्ट पर पकड़ है, ये सब एक डेवलपमेंट है। ये धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है प्रोसेस, एक सीक्वेंस में चलती है, जनरल टू स्पेसिफिक चलती है। ये बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस तरीके से जनरल टू स्पेसिफिक चलती है। फिर बात की हमने गाइज मैच्योरेशन, ये हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। डेवलपमेंट जो होता है गाइज वो आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। हेरिडिटी जो होती है वो हमें जीन्स मतलब इनहेरिट कैरेक्टर्स जो हमको हमारे एंसेस्टर्स से मिले हैं वो हेरिडिटी है। जैसे नेचर वर्ड से दर्शाया गया है या इसको रिलेट किया गया है हेरिडिटी को नेचर से और नर्चर को एनवायरनमेंट से, इस तरीके से रिलेट किया गया है। हमारी आई का कलर हुआ, हमारे हेयर का कलर हुआ, ये सब कुछ हेरिडिटी है। लेकिन हमारी अपब्रिंगिंग किस तरीके से हो रही है, हमारे बोलने चालने का तरीका, हमारे उठने बैठने के तौर तरीके, ये सब हमारा एनवायरनमेंट निर्धारित करता है। उसके बाद क्रोमोसोम्स की बात की तो 46 क्रोमोसोम एंड 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं, जिनको ऑटोसोम्स कहते हैं। एंड 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, जो कि लिंग निर्धारण का काम करता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है गाइस कि कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो 46 और रिमेंबर 23 पेयर्स में पूछे 23, नॉर्मली पूछे तो 46। फिर उसके बाद क्रोमोसोम से पूछा जाए तो जो वाई क्रोमोसोम है वो लिंग निर्धारण का काम करता है। मेल फीमेल में बात की जाए तो मेल मतलब पिता। उसके बाद गाइस जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो क्रोमोसोम होता है मतलब जो क्रोमोसोम के ऊपर जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं उसे जीन कहते हैं, और वो ही एंसेस्टर से हम में जो कैरेक्टर्स हैं वो लाने का काम करती है। तो गाइस आज हमने बिल्कुल बेसिक करा है, बिल्कुल बहुत ही बेसिक है। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना गाइस, क्योंकि आप लोगों के ही कमेंट्स पर नेक्स्ट वीडियो डिपेंड है। अगर आपको अच्छा लगता है, आप रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी सीटेट में 45 to 60 डेज तो हैं, इतना तो अनुमान लग सकता है। तो हम आराम से अगर अभी से भी रोज एक वीडियो भी, एक सेशन भी करेंगे गाइज, तो इजीली 60 डेज में हम पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जैसा भी लगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल अच्छा लगे तभी बताना, जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो इसी राय पर डिपेंड है। Thanks for watching this video.